नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। द एंड ऑफ केपी ओली इन नेपाल। विद इन 28 आवर्स नेपाल को मिलेगा एक नया प्राइम मिनिस्टर और इनका नाम है शेर बहादुर देबुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग नहीं करते। कई सालों के बाद नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी का लीडर बनेगा नेपाल का प्राइम मिनिस्टर। नेपाली कांग्रेस, नेपाल में भी इनके पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, तो उनका लीडर अब यहां पर बनेगा प्राइम मिनिस्टर। मगर इनके सामने भी अभी काफ़ी टेस्ट हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि केपी ओली का हटना एक बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए। केपी ओली को लिटरली ग्रूम किया, चाइना ने इनकी पार्टी को ग्रूम किया था। आज के समय कम्युनिस्ट पार्टी का राज ना होना नेपाल पर, मैं कहूँगा कुछ हद तक एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। अगर डिप्लोमेटिक जीत आप ना भी माने, न्यूट्रल स्टांस भी अगर रखेंगे नए पीएम, तब भी आप अगर देखो तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ी हार है। क्योंकि केपी ओली के टेन्योर में हमने पहली बार ये देखा कि भारत और नेपाल के बीच में जो पीपल टू पीपल रिलेशन है ये खराब हो गए थे। इससे पहले आप अगर देखो जो भी इशू थे वो सरकारों के बीच में थे। पीपल टू पीपल रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। इंडियन और नेपाली लोग ऑनलाइन ऑलमोस्ट फ्रेंड्स की तरह बात करते थे। मगर मैंने ये देखा कि केपी ओली की जो स्टेटमेंट्स थी कि इंडिया का ये पार्ट हमारा है, ये भगवान जी हमारे हैं, ये इन्वेंशन हमारी है, और कई इन पे बाद में जोश भी बने कि दुनिया नेपाल है, सोलर सिस्टम नेपाल है। तो खैर ये सब पार्ट तो मजाक में था, मगर इससे ये पता लगता है कि केपी ओली की इमेज क्या बन चुकी थी। और इनके टेन्योर में इंडियंस और नेपाली लोग ऑनलाइन ऑलमोस्ट लड़ना शुरू हो गए थे। तो ऐसे टॉक्सिक लीडर का हटना मैं कहूँगा डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ है पीपल टू पीपल रिलेशंस में बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ना यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि केपी ओली हटे कैसे, यहाँ पर नेपाल में हुआ क्या है और क्या केपी ओली वापस पावर में आ सकते हैं। देखो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसमें आपको याद होगा बंटवारा हो गया था। आपको याद होगा ये कुछ टाइम पहले यह न्यूज़ आई थी, नेपाल रूलिंग पार्टी, इसमें बंटवारा हो गया है। एक तरफ तो थे प्रचंड, दूसरी तरफ केपी ओली। दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है पार्टी का बंटवारा हम कर देंगे। अब उससे पहले आप अगर देखो तो केपी ओली ने यह इंश्योर कर दिया था कि नेपाल के पार्लियामेंट में जो इनका हाउस है ये डिसॉल्व हो जाए और फिर से इलेक्शन हो जाए। केपी ओली को भरोसा ये था कि फिर से इलेक्शन अगर होते हैं तो ये वापस पावर में आ जाएंगे, इवन दो ये नेपाल की पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हार चुके थे। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जब से नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी का बंटवारा हुआ ये नेपाल में चला रहे थे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है नेपाल में, ये हर तरीके से नेपाल के संविधान के जो आर्टिकल्स में बातें लिखी हैं उसको वायलेट कर रही हैं। तो कई लोगों ने रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल में। वहां पर यह कहा कि आज के समय गलत तरीके से केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। और जो ये पिटिशनर थे इनमें से एक पिटिशन थी कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल से। ना अभी क्या हुआ है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सारा इशू यहाँ पे ऑब्जर्व किया और फाइनली यहाँ पर यह कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से अभी के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अभी के लिए देबुआ साहब को बना रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर और जल्द से जल्द इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी कंप्लीट की जाए। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि शेर बहादुर देबुआ क्या पहली बार पीएम बन रहे होंगे, इससे पहले क्या ये पीएम बन चुके हैं, भारत की तरफ इनका क्या रुख है। देखो ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा एक्सपीरियंस लीडर है इन नेपाल। 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं और अब 5वीं बार नेपाल के पीएम बनेंगे। ये कई बार भारत आ चुके हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है इनके इंडिया के साथ। देखो हम लोग ये नहीं चाहते कि नेपाल में कोई पपेट गवर्नमेंट हो या फिर वो बस हमारी बात सुने। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो, वो नेपाल के इंटरेस्ट में बात करे। और बिल्कुल इंडिया चाहेगा कि नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। हम लोग बेसिकली ये नहीं चाहते कि नेपाल एक पपेट बन जाए चाइना का, जो केपी ओली के अंडर नेपाल काफ़ी हद तक बन गया था। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि शेर बहादुर देबुआ के अंडर नेपाल के पपेट बनने के चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आने वाले 5 साल तक पीएम बन गए। अभी इनको क्या करना होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना होगा नेपाल के पार्लियामेंट में आने वाले 30 दिन में। अगर ये नहीं जीत पाते तो हो सकता है कि नेपाल में फिर से एक नया पीएम चुने यहाँ पर इनका सुप्रीम कोर्ट, या फिर ऑल टुगेदर फिर से इलेक्शन हो नेपाल में। तो उस सिनेरियो में देखना होगा कि क्या केपी ओली अपनी खुद की पार्टी से वापस पावर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर वो आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए उस टाइम नेपाल कंप्लीटली पपेट बन जाएगा चाइना का, क्योंकि अभी के लिए इनकी मजबूरी ये थी कि ये चला रहे थे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो सकता है कि ठीक है तो शेर बहादुर देबुआ ये काफ़ी हद तक गुड बुक्स में है भारत के, मगर चाइना ने इनको कभी अप्रोच किया नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया था। मुझे याद है दिसंबर 2020 में इस पर रिपोर्ट आई थी कि चाइना का जो प्लान बी है नेपाल में कि केपी ओली अगर कल को फेल कर जाते हैं तो ये किस लीडर को यहाँ पर बनाएंगे अपना नया पपेट इन नेपाल।
तो यहाँ पे बात चल रही थी नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देबुआ की। यहाँ पे आप देख पाओगे दिसंबर 2020 का आर्टिकल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज लीडर ग्वाओ येजू मेट नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देबुआ। और बातचीत यहाँ पर यही हुई थी कि कल को अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नेपाल की कॉपरेशन चाइना के साथ उसी लेवल पर रहनी चाहिए जितनी केपी ओली के अंडर है। बताया जाता है कि यहाँ पर शेर बहादुर देबुआ ने ना हाँ करी है ना ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया इनका प्रपोजल। तो चाइना ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हैं सरप्राइज नहीं होगा, उनको काफी हद तक एंटिसिपेशन थी कि केपी ओली हट सकते हैं नेपाल में। इसलिए जब शी जिनपिंग भी नेपाल में गए थे तब भी इन्होंने यहाँ पर नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है देबुआ साहब इनसे बात करी थी। तो चाइना काफी हद तक इनके कॉन्टैक्ट में है, मगर फिर भी ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहेंगे कंपेयर टू केपी ओली। और इनका न्यूट्रल रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली नेपाल में बातचीत शुरू हो गई है कि चाइना बनाना चाहता है सार्क का ऑल्टरनेटिव। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, मगर यहाँ पर ये जान लो, यहाँ पर आप देख पाओगे काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है, चाइना एम्स टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक इन साउथ एशिया, जहाँ पर भारत नहीं होगा। अभी के लिए आप अगर देखो जो सार्क देश हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें आपको मिलेंगे 8 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चाइना यहाँ पर यह चाहता है कि सार्क का एक ऑल्टरनेटिव बनाए जहां पर इंडिया नहीं होगा, इंडिया को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर चाइना। और पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है वैसे कि कई कंट्रीज इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं नहीं मानता कि मालदीव्स इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा या फिर आप कह सकते हैं भूटान ज्वाइन करेगा। बांग्लादेश काफ़ी तक न्यूट्रल है, मगर पाकिस्तान बिल्कुल इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। श्रीलंका तो बिल्कुल जो चाइना कहेगा वो कर लेगा। अफगानिस्तान में अगर तालिबान कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है तो अफगानिस्तान भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा यहाँ पर। मगर नेपाल के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, अब यह क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कि नए प्राइम मिनिस्टर के अंडर चाइना का जो ये सार्क को रिप्लेस करने वाला प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। खैर इधर वे केपी ओली का प्रॉपरली पॉलिटिकल एंड अभी के लिए तो हो ही चुका है यहाँ पर। बाकी देखते हैं इन द फ्यूचर ये इलेक्शन जीत के वापस पावर में आते हैं या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का यूनिक स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है इस वक्त। सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पिंड कमेंट पे यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स जिसके जरिए यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप घर बैठ के कहीं भी कर पाएंगे। लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप क्वेश्चन पुटअप भी कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और फिर यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। यहाँ पे अभी के लिए स्पेशल एडिशनल 10% डिस्काउंट चल रहा है जो खत्म हो जाएगा 14 जुलाई 2021 को। और अभी जो ये प्राइस लिखा है ये भी पे मत कर देना, इस पर भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड PD10। सिर्फ 2992 रुपीज पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।